अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सर कीमिया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो सेशन में हम आयनाइजेशन एनर्जी की फैक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी की कौन से फैक्टर्स हैं और ये किस तरह असरअंदाज होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फैक्टर्स है, ये हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है जो हम आज वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ये हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहला अफेक्ट है आयनाइजेशन एनर्जी पर। हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये पढ़ा था कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस दौरान जो एनर्जी की जरूरत होगी पेश आई उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। So the minimum amount of energy required to remove the valence shell electron of an isolated neutral gaseous atom is called ionization energy. And we know that the ionization energy is the endothermic property. क्योंकि ये जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हम एक सिस्टम को एनर्जी देते हैं। तो ये तो सारा डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज इस वीडियो सेशन में हम इसकी फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, अगर न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो क्या होगा, इस दौरान हमारे पास क्या ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर then high amount of energy will be needed to knock out the valence shell electron of an isolated gaseous atom. We know that when the charge of nuclear is very high, when charge magnitude is high, it would be difficult to eliminate the valence electron from the nucleus, because the electrostatic force of attraction is very strong between the nucleus and the valence shell electrons. So हम ये जानते हैं कि हम इसको लिखते हैं कि when the magnitude of effective nuclear charge is high, is greater than the force of attraction, mean electrostatic force of attraction, mean electrostatic force of attraction is very strong, very strong. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज की ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, अगर हमारे पास न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉनों वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा। तो सिचुएशन क्या होगा कि फिर हम ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर सके, हम रिमूव करें। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो।
So when the magnitude of effective nuclear charge is greater, then the force of attraction, mean electrostatic force of attraction, is very strong. And so so high amount so high amount of energy should be will be required to remove the valence shell electrons, the valence shell electrons. ये अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, तो इस दौरान हमारे पास क्या होगा, ये जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसका निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, तब हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अदरवाइज अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो लो एनर्जी से काम नहीं होगा, फिर एनर्जी हाई होगी। तो हमारे पास if the nuclear charge is high, then ionization energy will be high. So हम जानते हैं कि डायरेक्टली रिलेशन है, if nuclear charge is high, if nuclear charge is high, simple मुख्तसर, is very strong, on the valence electron, on the valence electrons, then ionization energy will be high, then ionization energy also will be high, high. हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये जो न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस की तरफ से होता है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये न्यूक्लियस की तरफ से होता है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा तो इस दौरान इलेक्ट्रॉनों का रिमूव करना आसान काम नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास ज्यादा आयनाइजेशन की एनर्जी रिक्वायर होगी। जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ये हमारे पास एक फैक्टर है कि जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और मतलब हमारे पास न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो इसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इसकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो ये हमारे पास एक फैक्टर है। अब हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अब दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे हम, और वो हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या हम इसको अगर आप इसको हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं, एटॉमिक साइज। याद रखो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपली समझाता हूं। फर्ज करें अगर हमारे पास एक एटम की साइज बड़ा हो, अगर एक एटम साइज में लार्ज हो, बड़ा हो, तो इस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस, हम जानते हैं कि जब एक एटम का साइज बड़ा हो तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनों के दरमियान फिर फासला ज्यादा होता है, और जब फासला ज्यादा होता है तो इस दौरान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉनों पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर, तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो अब हमारे पास कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, मतलब कम एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, इसकी वैलेंस शेल से निकालें। तो याद रखो हमारे पास जब एटम का साइज बड़ा हो, so less amount of energy will be required to knock out the electrons. But if the size is small, so then the force of attraction between the nucleus and outermost electron is
very high, then the electrostatic force of attraction between these two are very high. So in this situation, large amount of energy will be required to remove the valence shell electrons. तो अब हम ये दो सिचुएशन इसमें पढ़ेंगे. अब हम यहाँ पे दो सिचुएशंस पढ़ेंगे. when the size of an atom when the size of an atom is large mean bada, then the force of attraction मीन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो न्यूक्लियर चार्ज की तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है कि देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very low, so less amount of energy will be needed to remove the valence electrons. याद रखिए स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हमारे पास एक एटम का साइज बड़ा हो तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान ये वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होगा, और जब फासला होगा तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचना मतलब ये बहुत ज्यादा कम होता है इस टाइम. जब न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों पर कम पड़ता है तो इस दौरान हमारे पास क्या होता है, जब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम रिक्वायर होगी कि हम इसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, निकाल सके. तो याद रखो जब हमारे पास साइज बड़ा हो, so less amount of energy, so less amount of ionization energy will be required to knock out the electrons. ये हमारे when the size of an atom is large, then the force of attraction between the nucleus and the valence shell electron is very low. So for this purpose, less amount of energy will be required to remove the valence electrons. याद रखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिचुएशन है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये फिर कम होगा, सो कम एनर्जी रिक्वायर होगी. ये तो हमारे पास एक सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन की तरफ हम जाते हैं कि when the size of an atom is when the size of an atom is small, then the electrostatic force of attraction between the nucleus when the size of an atom is small, then the electrostatic force of attraction between the nucleus and outermost shell electrons these are very high, are very strong. So in this situation
large amount of energy, huge amount of energy will be required. Huge amount of energy will be needed, yeah, will be required to knock out, to remove, yeah, to knock out, to remove the valence electrons, valence electrons. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन तो अब हमने पढ़ लिया कि जब हमारे पास एक एटम का साइज छोटा होता है, when the size of an atom is small, then the force of attraction between the nucleus and the outermost shell electron is very strong. Which type of force? Electrostatic force of attraction. Electrostatic, we know that the positive negative charges are attract to each other with the help of strong electrostatic force of attraction. So when the electrostatic force of attraction is very high, then the amount of energy will also be very high, because the electrons are lies near the nucleus. So that's why high amount of energy will be required to knock out the electrons. ये हमारे पास ये सिचुएशन है, लेकिन ये जब एटम का साइज छोटा होता है तो ये सिचुएशन इसके लिए है। और जब एक एटम का साइज बड़ा होता है तो इस दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस की बिल्कुल बिल्कुल दूर होते हैं, इससे बिल्कुल दूर वाक़या होते हैं। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा कम एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सकें। जब एटम का साइज बड़ा हो एनर्जी कम रिक्वायर होगी, लेकिन जब एटम का साइज छोटा हो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी। तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और फैक्टर है नेचर 3 नंबर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये भी हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी पर। तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमारे पास 4 एटम्स है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 मुख्तलिफ एटम्स है, ये हमारे पास 4 एटम्स है, 4 मुख्तलिफ एटम्स है। और फॉर एग्जांपल एक एटम, एक का पूर एस इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे का पोर p ऑर्बिटल, तीसरे का पोर d ऑर्बिटल और चौथे का पोर f ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 एटम्स हैं और हम 4 एटम्स की मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड 4 डिफरेंट एटम्स। हम 4 ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हैं। ये s हमारे पास एक ऑर्बिटल है, p हमारे पास एक ऑर्बिटल है, d भी एक ऑर्बिटल है और f भी एक ऑर्बिटल है। और हम जानते हैं, हमको ये बात मालूम है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकती है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये s सब शेल है, ये हमारे पास s एक ऑर्बिटल है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 4 मुख्तलिफ एटम्स है, 4 की डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, तो कौन सी एटम की ऑर्बिटल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालें तो कौन सी ऑर्बिटल के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी? मतलब अगर हम S से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? फॉर एग्जांपल S के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, P के लिए कितनी रिक्वायर होगी, इस तरह D के लिए और F के लिए कितनी रिक्वायर होगी। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये जो S सबशेल होता है, ये जो S ऑर्बिटल होता है, इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस and we know that the force of attraction is very high। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये S पर बहुत ज्यादा मतलब S के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि S का जो ऑर्बिटल होता है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है। तो इस तरह ये जो S ऑर्बिटल होता है ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है।
और हमारे पास जो ये p होता है, d होता है, f होता है, ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है। तो इसलिए अगर हम s से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। क्यों? ज्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। और ये मतलब क्या है, तो ये जब न्यूक्लियस के पास है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। और इस तरह p से कम या d से इससे कम और f से सबसे कम। तो हमारे पास इस तरह s ये ग्रेटर होगा p से, p ग्रेटर होगा d से और d ग्रेटर होगा f से। तो अब हमें पता चला कि जो शेल, ये जो s शेल होता है, ये न्यूक्लियस के पास होता है, ये न्यूक्लियस के करीब होता है। इनसे इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, तब हम इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की कहानी है कि अगर जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, पास होता है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं है, बल्कि हम इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, फिर हम इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात है। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हमारे पास पोर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं, मैं p ऑर्बिटल को सपोज करता हूं, और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में px होता है, py होता है और pz होता है। ये हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास है px, ये हमारे पास है py और ये हमारे पास है pz। हम दूसरा भी कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दूसरा p ऑर्बिटल है, ये हमारे पास है px, py एंड pz। इसी तरह हमारे पास एक और ऑर्बिटल है, ये हमारे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है px, py एंड pz। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, अब हम यहाँ पर हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम एकोमोडेशन जो होता है वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम एकोमोडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास p एक ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर है px, py, pz। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास है पार्शियली पेड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल्स में ये जो पार्शियली पेड ऑर्बिटल, अगर इसमें पार्शियली पेड ऑर्बिटल जो होती है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 4 हो और या 5 हो, तो इसको हम कहते हैं पार्शियली पेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल या हमारे पास 1 हो या हमारे पास 2 हो या हमारे पास कितने हो, 3 हो, सॉरी 3 नहीं हो, या हमारे पास 1 हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, या कितने हो, या 4 हो या 5 हो। तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास होगा पार्शियली पेड, ये हमारे पास होगा पार्शियली पेड एटॉमिक ऑर्बिटल, पार्शियली पेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास ये सिचुएशन आया कि यह इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो, 3 और 6 की मैं बात नहीं कर रहा, तो इस दौरान ये पार्शियली पेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और ये हमारे पास होंगी, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी,
इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, वो बहुत ज्यादा मतलब लेस होगी, कम। ये आयनाइजेशन एनर्जी में सादा लिखता हूँ, बहुत ज्यादा कम होगी मतलब बहुत ज्यादा कम होगी। और ये हमारे पास होगा जब इसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये हमारे पास होगा अनस्टेबल, ये हमारे पास होगा अनस्टेबल। तो अब हम दूसरे सिचुएशन पे आते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाफ पेड है, ये हमारे पास हाफ पेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी स्टेबल, ये क्या होगी, ये स्टेबल होगी। और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, कम होगी। और यहाँ पर आयनाइजेशन जब स्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। यहाँ पर ये हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये फुल पेड है, ये क्या है, फुल पेड। ये वाला ये क्या है, ये बिल्कुल फुल पेड है। तो यह ये भी स्टेबल होंगी, ये भी क्या होंगी, स्टेबल होंगी। और इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कंप्लीटली पेड या फुल पेड। इसको हम कहते हैं फुल पेड एटॉमिक ऑर्बिटल, या इसको हम कहते हैं कंप्लीटली पेड। और इसको हम कहते हैं हाफ पेड, इसको हम कहते हैं हाफ पेड। तो याद रखो स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास होता है पार्शियली पेड। तो जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मतलब फुल पेड हो तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईएस्ट होगी। और ये हमारे पास स्टेबल होगा, इसलिए इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे तब हम इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो फुल पेड हमारे पास, इसकी एग्जांपल है नोबल गैसेस, इसकी एग्जांपल क्या है, नोबल गैसेस। और हम जानते हैं कि नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NS2 Np6। इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम जानते हैं कि इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसकी वैलेंशियल में इसका वैलेंशियल कंप्लीट है। और ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए ये हमारे पास इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल फुल पेड होते हैं और ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। और जब स्टेबल होते हैं तो इट्स मीन कि ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब हम इस सिचुएशन पे आता है, ये जो हमारे पास हाफ पेड होते हैं, ये जो हमारे पास हाफ पेड होते हैं इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन फैमिली। और ये हमारे पास इससे भी ये भी हमारे पास स्टेबल होते हैं, इसकी एनर्जी भी हाई होती है। ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, इसकी एनर्जी हाई होती है। और ये इसके एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है। लेकिन ये जो पार्शियली पेड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये इसके हमारे पास ये अनस्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल होते हैं तो इट्स मीन कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी। और ये इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्रुप 1, ग्रुप ए। इसी तरह हमारे पास ग्रुप बी, ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ग्रुप थर्ड की जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। हम जानते हैं फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं ये लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, एक्सेट्रा। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स है। ये हमारे पास इसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली पेड होते हैं। ये हमारे पास अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के साथ साथ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। अब हम जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ।
ये हमारे पास हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। पांचवा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग, पांचवा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट, या हमारे पास है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग, आप इसको स्टूडेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी एटम की नंबर ऑफ शेल में अगर इजाफा होता है तो हम जानते हैं कि इस दौरान इसकी जब नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी इजाफा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनों तक, मतलब ये जो इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक पर्दा बनाता है। और ये पर्दा फिर क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बाहर नहीं जाने देता, मतलब जाने देता है लेकिन बहुत ज्यादा कम पहुंचता है। तो इस दौरान हमारे पास, जब हमारे पास ज्यादा शील्ड इफेक्ट होगी, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो तो इस दौरान न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल ये रेजिस्ट करते हैं। ये जो चार्ज है, ये न्यूक्लियर का जो चार्ज है ये इन पर डायरेक्टली पड़ता है। तो बाहर तक इन न्यूक्लियर चार्ज का पहुंचना, ये जब पहुंचता है तो बहुत ज्यादा कम पहुंचता है। तो इस दौरान हमारे पास कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा Z, अगर हमारे पास Z की वैल्यू ज्यादा हो, अगर हमारे पास Z की वैल्यू ज्यादा हो तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर ज्यादा होंगी न्यूक्लियस में। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो वैलेंस शेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे है। लेकिन ये जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये इसकी अपोजिट है। ये जो शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता है तो इस दौरान क्या होता है, ये जो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पर्दा बनाते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों का। तो पर्दा बनने के दौरान क्या होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जाना ये बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियर चार्ज की तरफ से, न्यूक्लियस की तरफ से ये बहुत ज्यादा कम न्यूक्लियर चार्ज, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है। सो कम एनर्जी, कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इनसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, निकाल सके। तो याद रखो ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की कहानी है कि जब हमारे पास मतलब जब हमारे पास n की वैल्यू ज्यादा होगी, n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है। जब हमारे पास n की वैल्यू ज्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर कम पड़ता है। तो इस दौरान हमारे पास क्या होगी, इस दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम होगा, कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये हमारे पास आयनाइजेशन का टॉपिक था, इसकी फैक्टर इफेक्टिंग थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रेंड्स को, पीरियाडिक ट्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। याद रखो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स। याद रखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम पीरियड में, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड्स ऑफ। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मतलब जब हम पीरियाडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हमारे पास स्टूडेंट्स, जब हम पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या पीरियाडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो हमारे पास एटम का साइज छोटा होता जाता है। जब एटम का साइज छोटा होता जाता है तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह ये है, हमारे पास जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस, व्हेन वी मूव, व्हेन
we move across the period. The period. Size of the atom. Size of the atom is decreases and nuclear charge increases. Nuclear charge increases. So high amount of energy will be required to remove the electrons. ये हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं पीरियाडिक टेबल में. So high amount of energy. So high amount of energy will be needed. ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सके, कि हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके. क्योंकि जब हम पीरियाडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज छोटा होता है और इस दौरान हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होता है. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होता है तो इस दौरान न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वैलेंस शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पड़ता है. तो इस दौरान ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके. याद रखें स्टूडेंट्स, जब हम पीरियाडिक टेबल में ग्रुप की मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम पीरियाडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इस दौरान हमारे पास क्या होता है? एटम का साइज हमारे पास बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता है और जब नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता है तो इस दौरान हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फासला बढ़ेगा. जब इनके दरमियान फासला बढ़ता है तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा कम पड़ता है इलेक्ट्रॉनों पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर. तो इसलिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी. तो हम लिखते हैं कि व्हेन we move from top to bottom, atomic size या atomic radius is increases because number of shells are increases. So the electrostatic force of attraction decreases between the nucleus and outermost shell electron. Outermost shell electrons. So less amount of energy will be required. So less amount of energy will be required to knock out the electrons. So less amount of energy will be required to knock out the electrons. So आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम दरकार होगी, बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में हमें चाहिए कि फिर हम इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, निकाल सके. जब हम टॉप टू बॉटम आता है तो ये ट्रेंड सामने आता है. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो की में इतना ही. इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच.